इस वीडियो के साथ हम आप बच्चों को जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स तैयार करा रहे हैं उसमें यूनिट 4 पर हम आप बच्चों के लिए पहुंच गए हैं। और यूनिट 4 में जो हमारा यूनिट 4 काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वेटेज रखता है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो। और लगभग आप कह सकते हो एक तरीके से लगभग 40% क्वेश्चन यूनिट 4 में से ही आते हैं। तो यूनिट 4 आप बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी होने वाली है। और यूनिट 4 में जो सबसे पहला जो चैप्टर हम आप बच्चों को करा रहे हैं वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। तो ये चैप्टर का नाम है बच्चों हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। तो ये फ्रियोन की बुक से हमने लिया है और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए भी है। और क्योंकि हमने वो कोर्स ऑलरेडी कराया हुआ है तो वीडियो जो है वो वहीं से हम लेंगे, लेकिन ये सारी की सारी वीडियो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ आपकी जो रीडिंग्स है उसी से लिया गया है। तो बच्चों हम आप बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कवर करा रहे हैं, जिसमें लगभग 40 आवर्स का वीडियो कोर्स है। हो सकता है कि जब फाइनल रिजल्ट आए तो 40 आवर्स से ज़्यादा आ जाए, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर का वीडियो कोर्स रहेगा। इसके अलावा जो भी हम आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी PDF नोट्स और टेस्ट जो नोट्स है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे और आपकी कोई क्वेरी है तो लाइव डाउट सेशन भी दूर करेंगे। तो इसके लिए आप हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टोर में आपको मिल जाएगा। और आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे दिए हुए नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, जो कि पार्ट 1 है, जिसमें हम समझाएंगे किस तरीके से आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले मर्केंटलिज्म के बारे में बात की गई है आपकी बुक में। इसके अलावा क्लासिकल रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई के बारे में। तो ये हमारी एक वीडियो है जो कि पब्लिक वीडियो रहेगी और आप इसको यूट्यूब पे देख भी सकते हो, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। इसके अलावा क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का दूसरा पार्ट, जहाँ पर हम इक्विलिब्रियम करेंगे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का और एग्रीगेट सप्लाई और फंक्शन का। तो ये हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइवेट वीडियो रहेगी। हालांकि जब आप एप्लीकेशन में देखोगे तो एप्लीकेशन में ये दोनों पार्ट हमने क्लब कर दिए हैं, तो आपको एक साथ ही मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो वीडियो है हमारी वो रहेगी द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन। तो ये भी बच्चों 2 पार्ट है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन में देखोगे तो इसको भी हमने क्लब कर दिया है। तो पहले पार्ट में तो हमने समझाया हुआ है किस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन होता है क्लासिकल थ्योरी में, और पॉलिसी इम्प्लीकेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बच्चों। तो इस तरीके से अगर आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और बचे हुए वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो आपकी बुक है उसमें एक तरीके से डिस्कस किया गया है एक तरीके से क्लासिकल रेवोल्यूशन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि क्लासिकल रेवोल्यूशन से पहले एक तरीके से एक तो मर्केंटलिस्ट था, दूसरा उसके बाद मर्केंटलिस्ट के विरोध में क्लासिकल थ्योरी आई। तो मर्केंटलिस्ट के ऊपर और क्लासिकल मॉडल के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो पहले हम एक बार वो वीडियो देख लेते हैं, जिससे कि हमें क्लासिकल जो अप्रोच है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हमें पता चल जाए। उसके बाद फिर हम आप बच्चों को जो उसकी क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट डिटर्मिनेशन, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से। तो पहले आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म की, जिसको कि हिंदी में वाणिज्यवाद कहते हैं, यानी कि कमर्शियलाइजेशन, यानी कि बिजनेस की बात करेंगे। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो एक तरीके से अपने एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस पर बेस्ड है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब 16 और 17 सेंचुरी के दौरान जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तब ये विचारधारा डेवलप हुई। और ये बेसिकली ये 17 और 18 में पॉपुलर रही, लेकिन ये 16, 17, 18 में काफी पॉपुलर रही, ये विचारधारा चलती रही। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसकी मीनिंग की, किसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है इसका। तो मर्केंटलिज्म ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन, यानी कि इसको हम कमर्शियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। इन अ सिस्टम इन विच अ कंट्री अटेम्प्ट टू मास वेल्थ थ्रू ट्रेड, यानी कि इसके अंदर क्या होता था, जो कंट्री है वो ये मानती थी कि गोल्ड ही सब कुछ है, सोना और जो कीमती धातु है या कीमती जो चीजें वही सब कुछ है। तो उनका पूरा का पूरा जो जोर हुआ करता था या पूरा का पूरा ध्यान हुआ करता था उस तरीके की कमर्शियल पॉलिसी यूज करना, ताकि विदेशों से जो गोल्ड और जो कीमती चीजें हैं उनको अपने देश में मंगाया जा सके। मतलब गोल्ड ही पावर है, गोल्ड ही शक्ति है। इसलिए एक राष्ट्र के लिए नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रभक्ति यही होगी
या आप ये कह सकते हो कि किसी देश के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो जितना ज्यादा हो सके वो विदेशों से गोल्ड अपने देश में खरीद के लाए या अपने देश में मंगवाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्रेड का सहारा लिया, यानी कि वो क्या करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सपोर्ट करेंगे और मिनिमम से मिनिमम इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उनका मानना था कि जो एक्सपोर्ट है वो स्पेशली उनको किसका करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए उनको फाइनल गुड्स का, वो कच्चे माल का या रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट करने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो कच्चा माल होता है, मान लीजिए वो 10 रुपए का है, अगर आप उसी को तैयार कर दोगे तो वो 100 रुपए का बिकेगा। इसलिए ये जो थ्योरी के जो बेस थे, क्योंकि ये बेसिकली यूरोपियन कंट्री में फैली, तो उन देशों का ये मानना था कि यही एक पॉलिसी होगी कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा आप खरीदो किसको, रॉ मटेरियल को, और उनको फाइनल गुड्स बना के उनको फिर से दोबारा उन्हीं देशों को बेच दो। तो एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। मर्केंटिलिज्म ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन इन a system in which a country attempt to mass wealth through trade with other country exporting more than import, यानी कि वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, कम से कम इंपोर्ट करेंगे। एंड इंक्रीजिंग स्टोर ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल्स। तो उनका जो फोकस रहा इस पूरी की पूरी थ्योरी का, तो ये एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी ट्रेड पॉलिसी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके कम से कम इंपोर्ट करके गोल्ड और अदर प्रीसियस मेटल को इकट्ठा करने की बात की गई है। मर्केंटिलिज्म वाज पॉपुलर इकोनॉमिक्स फिलॉसफी इन दी 16 टू 18 सेंचुरी, ठीक है, और कॉमनली ये जो यूज होती थी वो यूरोप वगैरह में ये यूज होती थी। और ये मानना, इनका ये मानना था कि स्टेट पावर जो है वो इससे क्रिएट होती है। अगर हम बात करें बेसिक एजम्पशंस की या इसकी बेसिक जिस फंडामेंटल पर ये बेस्ड था, तो 3 फंडामेंटल थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला फंडामेंटल ये था कि इनका मानना था कि जो गोल्ड है या जो संपत्ति है वो डेफिनेट फॉर्म में है, इनडेफिनेट नहीं है, मतलब लिमिटेड फॉर्म में है। तो जितना ज्यादा हो सके उसे अपनी ओर आकर्षित करना है, ठीक है। तो ये उनका पहला का पहला एजम्पशन था, यानी कि उनका ये मानना था कि ये संपत्ति जो है वो जितना हो सके मैक्सिमम उसको कब्जे में लो, अपने पास बुलाओ। ये उनका बेसिक प्रिंसिपल था। दूसरा उनका प्रिंसिपल ये था या एजम्पशन ये था कि वो जीरो सम गेम पर बेस्ड थे। जीरो सम गेम का मतलब है कि उनका ये मानना था इस थ्योरी के बेस पर कि अगर किसी देश को नुकसान होगा तभी हमें फायदा होगा। मतलब जैसे मान लीजिए इंग्लैंड क्या करते थे, इंडिया के जो उद्योगों उनको नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंडिया के उद्योगों को अगर नुकसान पहुंचा के ही इंग्लैंड के अपने उद्योगों को फायदा हो सकता है। तो बेसिक जो एजम्पशन था वो तो ये मानते थे कि लिमिटेड एसेट्स है, लिमिटेड एसेट्स होने की वजह से उसे जितना हो सके अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। दूसरा उनका ये मानना था कि अगर आप एक देश को नुकसान पहुंचाओगे तभी हमें फायदा हो सकता है, यानी कि वो जीरो सम गेम पर उनका पूरी की पूरी फिलॉसफी बेस्ड थी। तीसरी जो उनकी मान्यता थी वो ये ना हो सके अपने देश के बैलेंस ऑफ ट्रेड को आपको क्या रखना है, फेवर में ही रखना है। मतलब उसको आप फेवर का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपोर्ट हो और कम से कम इंपोर्ट हो। तो बेसिक ये 3 उनके बेसिक प्रिंसिपल थे कि इंडेफिनेट फॉर्म में नहीं है संपत्ति, डेफिनेट फॉर्म में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसे अपने कब्जे में लो, दूसरे देश को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाओ क्योंकि तभी आपको फायदा होगा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड को आपको क्या रखना है, सरप्लस में रखना है। तो देखो उस समय क्या हुआ था, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। तो जो बड़े बड़े देश हो गए जहां पर जिनके पास पैसा था उन्होंने अपनी सेना डेवलप की, और दूसरे किसी देश को जो कि छोटा देश हुआ करता था या कॉलोनी जिसे बोलते हो उसको वो प्रोटेक्ट करते थे, और बदले में उनके पास में शर्त ये थी कि वो आप व्यापार किससे करोगे, हमसे करोगे। यानी कि यहां पर देखिए उनको जो बड़े बड़े देश हुआ करते थे जैसे इंग्लैंड है उनको बोलते थे मदर कंट्री, और जो छोटे छोटे देश हुआ करते थे, छोटे देश का मतलब जिन पे कब्जा कर लिया उन्होंने, जैसे इंडिया पर या अफ्रीका के बहुत से देशों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, उसको बोलते थे कॉलोनीज। तो कॉलोनी जो है यानी कि वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी किसको, मदर कंट्री को, किसका, रॉ मटेरियल का, इंपोर्ट करेगी किससे, मदर कंट्री से, किसका, फाइनल गुड्स का। सेम इसके लिए एक्सपोर्ट किससे करेगी, इंपोर्ट करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब ये इसको हम इसके टर्म में बोले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सपोर्ट करेगी यहां पे, और यहां पर हम इंपोर्ट लिख देते हैं, मतलब इसके टर्म में लिख रहे हैं। इसी तरीके से ये एक्सपोर्ट इससे करेंगे, इंपोर्ट इससे करेंगे। लेकिन आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कॉलोनी आपस में ना एक्सपोर्ट कर सकते ना इंपोर्ट कर सकते। मतलब अगर इस देश को कुछ खरीदना है इस देश से, तो चैनल यही रहेगा कि पहले इससे खरीदेगा, ये खरीदेगा और बाद में ये खरीदेगा। तो इस तरीके की वो ट्रेड पॉलिसी अपने यहां यूज करते थे।
तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं, अगर बेसिक फीचर्स की बात करूं कि क्या क्या फीचर थे मर्केंटिलिज्म के यानी कि वाणिज्यवाद के, तो उसमें सबसे पहला था कि इंपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया था बाय दी टैरिफ, यानी कि इंपोर्ट जो है वो आप नहीं कर सकते, इंपोर्ट जो है वो आप कम से कम करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, या जरूरत पड़ने पर केवल कच्चे माल का इंपोर्ट करेंगे। ये मदर कंट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को उन्होंने प्रमोट किया थ्रू दी सब्सिडी, यानी कि जितना हो सके आप एक देश अपने देश के उद्योगों को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देगा। पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, उनका जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी, यानी कि उसका मानना था कि जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतनी पावर क्रिएट होगी। तो उनके लिए जो नेशनलाइजेशन का पूरा मतलब हुआ करता था वो ये था कि गोल्ड क्रिएट करो, जितना ज्यादा हो सके वो देश की रक्षा के लिए या देश की चीजों के लिए गोल्ड क्रिएट करो। उनका एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इसका मतलब वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गोल्ड और सिल्वर क्रिएट करना चाहते थे। और इसके अलावा वन वे ट्रेड विद कॉलोनीज, यानी कि एक वे ट्रैफिक था, यानी कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फाइनल गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे, फाइनल गुड्स का इंपोर्ट नहीं करते थे। तो इस तरीके की ट्रेड पॉलिसी थी। हालांकि बाद में जब फ्री ट्रेड, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये जो ट्रेड है ये गवर्नमेंट इंटरनेक्शन की बात की गई है, तो गवर्नमेंट ने जो पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में चलता है। हालांकि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उनके हिसाब से जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो नॉर्मल सिचुएशन है और अनएम्प्लॉयमेंट रेयर सिचुएशन है। इसका मतलब हुआ कि उनका यह मानना था कि आमतौर पर लाइफ में या इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ही पाया जाएगा, यानी कि सभी लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाएगा। और कभी कभार अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वो एक सरप्राइजिंग बात है कि वाह अरे तुम अनएम्प्लॉयड हो, ये उन्होंने मानना था। उनका ये मानना था कि देयर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अपॉन दी लेज़र-फेयर पॉलिसी। लेज़र-फेयर पॉलिसी क्या होती है? जिसमें सारे के सारे काम डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस करते हैं, यानी कि अगर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर फ्री छोड़ दिया जाएगा, काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, तो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है जब इस डिमांड सप्लाई के फोर्सेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। उनका यह मानना था कि जो मार्केट इकोनॉमी है या मार्केट फोर्सेस इस मामले में अपने आप इतने सफिशिएंट होते हैं कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर देते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, इसलिए नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है डिमांड एंड सप्लाई में और वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। और अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो ये टेम्परेरी कॉन्सेप्ट है, कभी कभार होगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, फुल टाइम नहीं चलेगी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कभी टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो टेम्परेरी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आप पिगू इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। उनका ये मानना था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कि अगर मान लीजिए कभी डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा हो जाती है, डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाती है सप्लाई ऑफ लेबर से, तो जो वेज रेट है वो फॉल करेगा। और वेज रेट फॉल करने से ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं हो जाते। यानी कि किसी भी तरीके के मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर की जरूरत नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि वेज रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कंप्लीटली रूल आउट कर दिया किसको? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से उन्होंने कह दिया कि ये तो कोई चीज होती नहीं है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, उनका ये मानना था कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करना नहीं चाहते और काम कर भी नहीं रहे, यानी कि काम तो है पर करना नहीं चाहते, इसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो उनके हिसाब से वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब होता है एक जॉब को छोड़कर अगर आप दूसरी जॉब में जाते हो तो कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। यानी कि जो एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाने का जो टाइम है और अपनी बिना इच्छा से जो आप नई जॉब कर रहे हो वो तो पॉसिबल है, लेकिन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। और ये दोनों ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये लंबे समय तक नहीं टिकेंगी, ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट है ये खत्म हो जाएगी। तो उनका जो बेस, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मर्केंटाइलिस्ट और क्लासिकल अप्रोच के बारे में आइडिया लग गया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उसमें तीन जो बातें हैं, तीन मतलब आप कह सकते हैं तीन पॉइंटों पर अपना जो फोकस किया। एक तो है कि लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम किस तरीके से होगा,
लेबर मार्केट में। दूसरा उनका इक्विलिब्रियम का जो फोकस रहा है वो मनी मार्केट में, जो कि नेक्स्ट लेसन नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट में, तो बच्चों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि लेबर मार्केट मतलब क्लासिकल अप्रोच कहता है कि जहां पर डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर बराबर हो उस जगह लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में ही करने वाले हैं, और बाकी की ये 2 पॉइंट जो हैं वो आपको आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये सारा का सारा कंटेंट हम फ्रोजन की बुक से ही ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमें प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया गया है। मैं आपको समझा देता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। देखिए ये एक तरीके से हमारे नोट्स है जो आपके लिए हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम अपलोड कर देंगे, हमारी ऐप पे भी अपलोड कर देंगे, और यहाँ पे हम आप बच्चों को कंटेंट समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसको हम क्यों बोल देते हैं, इट इज़ द फंक्शन ऑफ ए के एल, ये आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये जो है ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लें तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है जिसको हम वाई बोल रहे हैं कि किसका फंक्शन है, ये हमारा कैपिटल का और लेबर का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक तरीके का आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। तो आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन ही प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि शॉर्ट रन में, देखिए शॉर्ट रन में हम क्या मानते हैं, शॉर्ट रन क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि 2 तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो बच्चों शॉर्ट रन में हम केवल लेबर को तो बढ़ाते हैं, हम लेबर को राइज करेंगे, लेकिन जो कैपिटल है, यानी कि जो कैपिटल है और जो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा जो पॉपुलेशन है, उसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। यानी कि यहां पे यही बात आपको यहां पे लिखी हुई दिखेगी आपको कि इन शॉर्ट रन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन एज्यूम टू बी फिक्स। हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि टेक्नोलॉजी, यानी कि आप इसको ए बोल सकते हो टेक्नोलॉजी, इसके अलावा स्टॉक ऑफ कैपिटल के बोल सकते हैं, और पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इन 3 चीजों को हम फिक्स मान रहे हैं। इसकी वजह से अगर हम जो हमारा आउटपुट है, यानी कि जो आउटपुट बढ़ेगा वो केवल लेबर की वजह से ही बढ़ेगा। यानी कि अगर हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं शॉर्ट रन में तो हमें लेबर को ही क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, बाकी के सारे जो फैक्टर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मानी गई है, इसके अलावा हमने जो स्टॉक कैपिटल का स्टॉक है उसको कांस्टेंट माना है, साथ ही साथ हमने एक तरीके से आप कह सकते हो पॉपुलेशन को कांस्टेंट माना है। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा उसको हम बच्चों डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम कंटेंट की बात करें, फ्रोजन की बुक की बात करें, तो उन्होंने क्या लिया हुआ है, इन्होंने माना है 3 तरीके की फेजेस होते हैं। सबसे पहला जो फेज हम यूज करेंगे वो है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि इन्होंने लिखा भी है कांस्टेंट रिटर्न, लिखा हुआ है कांस्टेंट रिटर्न। दूसरा जो हम लेंगे वो है डिमिनिशिंग रिटर्न, और तीसरा जो हम लेंगे वो है नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो इन्होंने इंक्रीजिंग रिटर्न को नहीं लिया है, कोई बात नहीं, हम भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते थे तो वो पहले इंक्रीजिंग रिटर्न होता था, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न होता था, फिर नेगेटिव रिटर्न होता था। इन्होंने जो सीधे स्टार्ट किया वो कांस्टेंट रिटर्न से किया। तो हम इसी टेबल को आपको, यानी कि इन्होंने जो टेबल बना रखी है उसी टेबल को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इस टेबल का यूज करते हैं, हम इसी टेबल को आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये मैं हटा देता हूं सारा। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमने बाकी की सब चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया है, हम लेबर की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। इसको आप एन भी बोल सकते हो, लेबर भी बोल सकते हो, इसको एन भी बोल सकते हो। जैसे सपोज कीजिए एन है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इस एन की वजह से जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके से आया है 0,
1 बढ़ाने से 10, 20, इसके बाद उन्होंने लिखा है 28, 33, 33 के बाद 34 एंड देन 32। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें, ये हमारा टीपी भी बोल सकते हो आप, TPN आप बोल सकते हो, यानी कि N का मतलब यहां पे लेबर से है, TP का मतलब टोटल प्रोडक्शन, आप आउटपुट भी बोल सकते हो। तो अगर हम बात करें इसकी कि हमारा जो MP है, MPN, वो कैसे निकलेगा, आपको याद होना चाहिए बच्चों, हम निकालते थे TPN, यानी कि अब आप इसको Y भी बोल सकते हो, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा N, यानी कि लेबर में जो चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज हुआ। तो यहां पे तो देखिए कोई चेंज हुआ नहीं है, यहां पे 10 का चेंज हुआ है, यहां पे भी 10 का चेंज हुआ है, यहां पे 8 का चेंज हुआ है, यहां पे 5 का चेंज हुआ है, यहां पे 1 का चेंज हुआ है, और यहां पे आप कह सकते हो एक तरीके से -2 का चेंज हुआ है। तो ये जो स्टेज है ये वाली, इसको बोला गया है एक तरीके से कांस्टेंट रिटर्न टू कांस्टेंट रिटर्न, ये लिखा हुआ ना कांस्टेंट रिटर्न, तो ये कांस्टेंट रिटर्न है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे टेबल में आपको बहुत कुछ और भी समझाना है। इसके अलावा ये वाला जो है ये डिमिनिशिंग रिटर्न है और ये नेगेटिव रिटर्न है। चलिए मैं लिख ही देता हूं आप बच्चों के लिए, ये है हमारा एक तरीके से कांस्टेंट रिटर्न, ये हमारा है डिमिनिशिंग रिटर्न, और ये हमारा है नेगेटिव रिटर्न। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके का ये रिलेशनशिप है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका यूज क्या है, इसका हमारी जरूरत क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी। तो बच्चों इसकी वजह ये है क्योंकि हमें निकालना है डिमांड ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ लेबर, यानी कि एक तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजदूरी दर कितनी निर्धारित होगी, मतलब क्लासिकल मॉडल में हमें एम्प्लॉयमेंट का लेवल पता करना है, तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा वेज रेट, साथ ही साथ हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा आउटपुट का लेवल, एम्प्लॉयमेंट का लेवल। इसके लिए जरूरी है कि हम डिमांड ऑफ लेबर निकालें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन का क्लासिकल मॉडल कहता है कि जिस केस में डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर बराबर हो, वहां जो आउटपुट का लेवल है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो निर्धारित होगा, निश्चित होगा। तो डिमांड ऑफ लेबर किस तरीके से निकलती है बच्चों, एक बार आप यहां देखिए। डिमांड ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ लेबर के लिए देखिए सबसे पहले तो यहां पे हम ये बता रहे हैं आप बच्चों को कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वी आर वर्किंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये सबसे पहली हमारी एजम्पशन। देखिए परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जो प्राइस है वो हमेशा एमआर के बराबर होगी, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए, नंबर 1 बात। इसका ये भी मतलब है कि इक्विलिब्रियम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब होगा जब एमआर और एमसी बराबर होगा, नंबर 2 ये भी समझ लीजिए, सॉरी एमआर और एमसी बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, और जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो वेज पे डिपेंड करेगी। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम वो भी समझा देते हैं बच्चों आपको। यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वेज रेट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा प्राइस से, वेज रेट को डिवाइड करना पड़ेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से, MPN से। मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से निकालेंगे, और ये हमेशा प्राइस के बराबर होगी, ये आप याद रखिएगा, ये हमेशा प्राइस के बराबर होगी। ये केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, यानी कितने लेबर डिमांड पे करेंगे वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला वेज रेट पर, कि वेज रेट कितना चल रहा है, दूसरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है, क्योंकि इसी के बेस पर जो हमारा प्राइस निकल के आएगा या एमसी निकल के आएगा उसी के हिसाब से वेज रेट डिसाइड होगा। तो पहले मैं आपको टेबल के माध्यम से समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे फर्दर समझाऊंगा। तो टेबल पे हम वापस आ जाते हैं बच्चों। देखिए हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि जो वेज रेट है W, वेज रेट वो 80 रुपए है, 80 है, यानी कि हर लेबर को 80 रुपए दिए जाएंगे, चाहे लेबर कोई भी हो हम उसे 80 रुपए देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यह निकालना है कि अगर हम वेज को 80 रुपए देते हैं तो प्रोडक्शन करने की हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला हमने क्या बताया था, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए वेज को डिवाइड कर देंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपए आ रही है, ठीक है, सॉरी 8 रुपए आ रही है, गलत बोला, 8 आ रही है, 8 आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो इस वाले केस में भी आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, इस वाले केस में ये 10 आएगा, ओके बच्चों, यहां पे ये 16 आएगा और यहां पर ये 18 आएगा, 80 आएगा।
यहां मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये हमारा मार्जिनल आप कह सकते हो एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट हो गई। अब देखिए रियल टर्म की बात करें तो हम ये मान के चल रहे हैं रियल टर्म में, देखिए दो तरीके के टर्म होते हैं, एक तो होता है रियल टर्म, एक होता है नॉमिनल टर्म। अगर हम नॉमिनल टर्म में बात करें, नॉमिनल टर्म में, नॉमिनल टर्म में, तो नॉमिनल टर्म में हम लिख सकते हैं कि किसी भी फैक्टर की डिमांड तब तक होती है जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन को हम प्राइस से डिवाइड करके हम बोल देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एमपीआर के बराबर। लेकिन रियल टर्म में अगर हम बात करें तो किसी भी फैक्टर की जो डिमांड है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन पे डिपेंड करती है। यानी कि अब मान लीजिए जब वो कमोडिटी मार्केट में जाती है तो उसका जो प्राइस बनता है वो 10 रुपीज है, ठीक है, मान लीजिए प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। इसका मतलब कितने लेबर को काम पे लगाया जाएगा? 3 लेबर को काम पे लगाया जाएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। 3 लेबर को काम पे क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि इस केस में मार्जिनल कॉस्ट और जो प्राइस है वो बराबर है। तो हम अपने इक्वेशन पे वापस आ जाते हैं बच्चों। देखिए यहां पे हमें समझाने की कोशिश की जा रही है इस केस में कि जो हमारा वेज था वो 80 रुपये था और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी कि एमपीएन जो था वो 8 था, जिसकी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो 10 रुपये आएगी और ये प्राइस 10 के बराबर है। इसीलिए आप कह सकते हो एक तरीके से कि इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की जा रही है W, अगर हम बात करें इस पूरे इक्वेशन की, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि W अपॉन MPN किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि MPN किसके बराबर होना चाहिए? W अपॉन PK। तो ये जो है ना दिस वन, ये रियल वेज है, रियल वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मजदूरी दर चल रही है, वेज रेट है वो 80 रुपये है, प्राइस 10 रुपये है, तो जो रियल वेज है वो 8 के बराबर हुआ, यानी कि MPN जो वो 8 के बराबर हुआ। तो यही बात बच्चों आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको ये रिमूव कर देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूं, टेबल में हमें समझाने की कोशिश की गई है कि इसी बात को हम यहां पे एक बार दोबारा समझ लेते हैं बच्चों, अगर आप चाहेंगे तो। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट हमेशा प्राइस के बराबर होती है और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब है कि MR और MC बराबर होते हैं और प्राइस हमेशा MR के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। अब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेज रेट है उसको डिवाइड कर देंगे MPN से, यानी कि प्रोडक्टिविटी लेबर से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा? प्राइस के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि W अपॉन P जो है, नीचे कर लिया इसको, MPN के बराबर होगा। तो ये जो है ना, ये रियल टर्म में डिमांड है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो डिमांड है लेबर की वो किस पे डिपेंड करती है? इट इज द फंक्शन ऑफ W अपॉन P, यानी कि वास्तविक मजदूरी पे, रियल वेज रेट पे डिपेंड करती है, रियल वेज रेट पर, ठीक है जी। तो डायग्राम के थ्रू अगर हम ये समझाने की कोशिश करें आपको, तो ये हमारा इस तरीके का डायग्राम था जो हमने बनाया था MP का, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा ये 3 डिमांड करेंगे हम लेबर की, इस केस में जब हमारा ये जो रियल वेज है वो MPN बराबर हो, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेज रेट गिरता है तो हम, मतलब आप कह सकते हो डिमांड की बात कर रहे हैं ना हम, तो हमारे जो, अगर मान लीजिए, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लीजिए MPN गिर जाए, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो वास्तविक मजदूरी गिर जाए, तो आप ज्यादा लेबर की डिमांड करोगे, और वास्तविक मजदूरी बढ़ जाए तो आप कम लेबर की डिमांड करोगे। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा डिमांड का कंसेप्ट। तो आप डिमांड कर्व किस तरीके से डेरिवेट हुआ आप याद रखिएगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि जो प्राइस है वो किसके बराबर है रियल टर्म में? या तो आप कह सकते हो W अपॉन MPN के, या आप कह सकते हो कि MPN जो है, MPN मतलब डिमांड ऑफ लेबर, दिस वन,
ये किसका फंक्शन है, W अपॉन पी के, यानी कि एक तरीके से ये किस पे डिपेंड करेगा, वेज रेट पर। और ये रिलेशन जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी, रियल वेज रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड ऑफ लेबर जो है वो घटती चली जाएगी। बात करें बच्चों सप्लाई ऑफ लेबर की, तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो देखिए एक इंडिविजुअली काम करता है, और काम करने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पास काम करने के जो घंटे हैं वो लिमिटेड है। तो काम करने के घंटे लिमिटेड का क्या मतलब है, काम करने के घंटे लिमिटेड का मतलब ये है कि मैं 24 घंटे काम नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना भी है, इंजॉय भी करना है। तो यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मान लीजिए कि मुझे पर आवर आप 1000 रुपीज़ देते हो, तो मैं क्या करता हूँ, 12 घंटे काम करता हूँ और 12 घंटे आराम करता हूँ। ये मेरा वर्क है, ये मेरा रेस्ट है। अगर आप मुझे मजदूरी दोगे 2 आवर पर डे, तो मैं क्या करूंगा, विलिंग टू वर्क मोर एंड आप कह सकते हो एक तरीके से लेस रेस्ट करूंगा। ठीक है, टेक्निकल टर्म में तो हमें पता है कि जब हमारी मजदूरी दर और बढ़ती है, वेज रेट और बढ़ेगा। रियल वेज की बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहां पे W अपॉन पी की बात कर रहे हैं, ये वेज रेट है W अपॉन पी। हम जानते हैं कि जब हमारा जो वेज रेट है वो और बढ़ेगा तो हम रेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इस पूरी की पूरी क्लासिकल मॉडल में हम ये मान रहे हैं कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है, लोग जो है वो डिमांड जो लेबर की सप्लाई है, यानी कि जो वर्किंग आवर है वो बढ़ा देते हैं। तो यही बात बच्चों इसमें पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हमें वेज रेट की बात हम कर रहे हैं बच्चों। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये वाला हमारा इनिशियल इंडिफरेंस कर्व के थ्रू इक्विलिब्रियम है। यहां पे हम लिख रहे हैं एक तरीके से 24 आवर, जिसको हम रेस्ट भी बोल सकते हैं। अगर 24 आवर रेस्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यहां पे हमारी है एक तरीके से आप कह सकते हो रियल, आप कह सकते हो रियल वेज। ओके जी, तो ये आपको कह सकते हो आपको कितना आउटपुट मिलेगा रियल टर्म में। तो आपका ये इक्विलिब्रियम लेवल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, चलिए इसको काम के घंटे को कर देते हैं, मान लीजिए 18 घंटे का रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 18 घंटे रेस्ट कर रहे हैं और 6 घंटे वर्क कर रहे हैं। 6 घंटे वर्क, 18 घंटे का रेस्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्क है हमारा 6 घंटे का और 18 घंटे का रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने मानना शुरू में। और इतनी जो कमोडिटी है वो हम यूज़ कर पा रहे हैं बच्चों। मैं बुक में एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा रियल वेज है, मान लीजिए रियल वेज 2 है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये ए पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि अब हमारा वेज बढ़ जाए, वेज बढ़ जाएगा तो 2 तरीके से बढ़ सकता है, या तो प्राइसेस कम हो जाए या वेज बढ़ जाए। तो ये बढ़ के 3 हो जाता है सपोज कीजिए। तो इसका मतलब है कि ये लाइन ऊपर चली जाएगी, और जब ये लाइन ऊपर चली जाएगी तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी विल वर्क मोर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वर्किंग आवर है वो 12 आवर हो गया। इसका मतलब पहले हम कितने घंटे काम कर रहे थे, 18 घंटे काम कर रहे थे। अब हम कितने घंटे आराम कर रहे थे, रेस्ट है ये हमारा। और अब हम कितने घंटे रेस्ट कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारा जो रेस्ट है वो घटता चला जाएगा। ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ बच्चों, डायग्राम के थ्रू ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आपकी बुक में 3 बना रखे मैं, लेकिन मैं 2 ही बना रहा हूँ क्योंकि मुझे तो कंटेंट समझाना है। बेसिकली आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा एक तरीके का वेज, यानी कि ये रियल वेज है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग आवर। ठीक है जी, जैसे इसमें लिखा हुआ है वर्किंग आवर। तो जब हमारा रियल वेज 2 रुपीज़ था तब कितने घंटे काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे 6 आवर।
6 आवर हम वर्क कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। और जब हमारा वेज रेट बढ़कर 3 रुपीज़ हुआ रियल वेज, तो हमने अपने कामों के घंटे बढ़ाकर 12 कर दिए। इसका मतलब इस तरीके का जो स्लोप होता है ये वाला, ये होता है हमारा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसका मतलब सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये भी हमारा एक तरीके का जो फंक्शन है, यानी कि एस आप एन बोल दो इसको या एस एन बोल दो, ठीक है, ये भी एक तरीके का जो फंक्शन है ये वेज रेट का फंक्शन है, लेकिन ये वेज रेट से पॉजिटिवली रिलेटेड करता है। इसका मतलब जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों यही बात है, आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज भी हमने आपको सिखाने की कोशिश की है कि द लेबर सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप, मोर लेबर इज एज्यूम टू बी सप्लाइड एट हायर रियल वेज रेट। यानी कि अगर रियल वेज बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई लेबर की बढ़ेगी। यानी कि हमें यह समझना है कि लेबर की जो सप्लाई है वो डिपेंड किस पे करती है, वेज रेट पे करती है। दिस relation reflect the fact that higher real wage means higher price for leisures to term in foreign income। यानी कि अगर मान लीजिए प्राइस ज्यादा होती है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप रेस्ट करते हो तो रेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। कम अगर वेज रेट होगा रियल वेज रेट तो रेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी, लेकिन अगर आप वेज रेट ज्यादा है तो रेस्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी। तो बच्चों अभी तक हमने देखिए क्या समझने की कोशिश की। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन समझा, प्रोडक्शन फंक्शन की मदद से हमने डिमांड कर्व ऑफ लेबर समझा, और डिमांड कर्व ऑफ लेबर की हेल्प से हमने समझा कि किस तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम किया जाता है। अब देखिए अगर हम इसको इक्विलिब्रियम, मैं आपको उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से डिटरमाइन होगा बच्चों। तो लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि जो कंटिन्यू करते रहेंगे हम, ये जो टॉपिक है ये आपको हमारी ऐप में ही मिलेगा कंटिन्यू कराते हुए। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आपको यूपीएससी के सारे वीडियो सिस्टमैटिकल तरीके से मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।